हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। मैं फिर से आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का ही टॉपिक लेके आया हूं, जिसकी हमने बात की थी लास्ट क्लास में भी बात की थी कि पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। हम देखिए कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। मोनोसैकेराइड होता है, ओलिगोसैकेराइड होता है और पॉलीसैकेराइड होता है। हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड की तो कंप्लीटली बात कर चुके हैं। आज अपन बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड के अंदर भी हम बात करने वाले हैं कि पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार के थे। एक तो थे होमोपॉलीसैकेराइड और एक थे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हमने होमोपॉलीसैकेराइड की बात कर ली, जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोजन के बारे में, स्टार्च के बारे में, काइटिन के बारे में, सेलुलोज के बारे में, पैक्टिन के बारे में। ये सब एग्जाम्पल हमने होमोपॉलीसैकेराइड में लास्ट क्लास के अंदर पढ़ लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड की। हेटेरोपॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड, अब देखिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड का पहले तो मतलब क्या था। हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी शुगर हैं लेकिन एक ही प्रकार की शुगर नहीं है, अलग अलग प्रकार की शुगर रिपीट हो रही हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड के अंदर मान लो 50 शुगर रिपीट हो रही हैं, तो होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या था कि 50 की 50 सेम ही टाइप की शुगर है। जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर कम से कम 2 प्रकार की शुगर तो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि मान लो एक ग्लूकोज आ गया, दूसरा गैलेक्टोज, फिर से ग्लूकोज, फिर से गैलेक्टोज, या फिर मान लो और कोई दूसरी शुगर यहाँ पर आ सकती हैं। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या होगा कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से रिपीट होने वाली शुगर है वो अलग अलग प्रकार की शुगर है, यानी सेम प्रकार की शुगर नहीं है। हो सकता है कि 2 प्रकार की शुगर अल्टरनेटिव फॉर्म में रिपीट हो रही हैं। इसलिए देखिए हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर आपको बेसिकली एक चीज देखने को मिलती है कि एक तो होती है एमिनो शुगर। मोस्टली 2 शुगर रिपीट होने वाली हेटेरोपॉलीसैकेराइड बायोलॉजिकल सिस्टम में एग्जांपल देखने को मिलेंगे। एक होती है जो शुगर को अपन क्या नाम देते हैं, एमिनो शुगर, अभी एग्जांपल देखेंगे। और एक होती है एसिडिक शुगर, यानी कि बेसिकली 2 प्रकार की शुगर रिपीट हो सकती हैं। जो हम बोल सकते हैं कि डाइसैकेराइड बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड बन जाता है। तो देखिए एमिनो शुगर और एसिडिक शुगर 2 प्रकार की शुगर होने की वजह से इन हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एक दूसरा भी नाम होता है, जिसका नाम होता है ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन। ग्लाइकोज एमिनोग्लाइकन इसका दूसरा नाम भी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो शुगर होती है वो एक तो एमिनो शुगर, जो पहली शुगर होती है रिपीट होने वाली वो एमिनो शुगर होती है, और दूसरी शुगर होती है एसिडिक शुगर। तो देखिए हम जल्दी से जल्दी हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ समझ में भी नहीं आता। इसको भी मिटा देते हैं, क्योंकि आपको पता है हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकन, बड़ा फेमस एग्जाम्पल पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन पहली बात तो होता क्या है आपको याद आ रहा होगा, पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। देखिए सेल वॉल अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे बैक्टीरिया में सेल वॉल हो सकती है, फंगस में सेल वॉल हो सकती है, प्लांट्स में सेल वॉल हो सकती है, या कोई और प्रकार की चीज़ों में भी आपको सेल वॉल देखने को मिल सकती है। हमने कहा कि फंगस के अंदर मोस्टली सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं दुनिया में। देखो पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाएगा, और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाएगा तो हम तो इसका एग्जांपल पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें तो ये पढ़ना है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर 2 शुगर होती हैं, एक होती है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एक कौन सी शुगर होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और एक होती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। वही बात आ गई, एक शुगर कौन सी, एमिनो शुगर, एक शुगर एसिडिक शुगर। ये दोनों शुगर अल्टरनेटिव फॉर्म में चलती हैं, इसलिए इनका जो शॉर्ट फॉर्म है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन को नाग भी बोलते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक
म्यूरामिक एसिड को नाम भी बोलते हैं, नाग एंड नाम, यानी पहले नाग आएगी फिर नाम फिर नाग फिर नाग फिर नाम, इस प्रकार से अल्टरनेटिव फॉर्म में शुगर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। और इन अल्टरनेटिव शुगर के अंदर जो बॉन्ड देखने को मिलेगा वो बीटा 1,4 बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं बीटा 1,4 बॉन्ड, पहले तो इनकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, और स्ट्रक्चर के अंदर हम देख चुके हैं बच्चों पहले कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन को तो हम बहुत ही अच्छे से बना चुके हैं कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन को हम अच्छे से बना चुके हैं। तो देखो पहली बात तो हम बनाएंगे ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज, तो ये तो बन गया ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज को अपन क्या बनाना है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के लिए हमने क्या देखा था कि यहां पर एन एमिनो ग्रुप देखा था, तो ये ग्लूकोज एमीन हो गया। और इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं जिससे बन गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। ये लो, यही था एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। म्यूरामिक एसिड, देखिए म्यूरामिक एसिड के बारे में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अलग अलग बुक में इसकी स्ट्रक्चर में वेरिएशन देखने को मिल सकता है, इसलिए म्यूरामिक एसिड का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हमने क्या कहा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, तो ये तो रहा एन एसिटाइल, और इसको कुल मिलाकर के हमको शुगर बनाना है, एसिडिक शुगर। तो देखिए अब इसके ऊपर देखिए बुक में अलग अलग रूप से एसिडिक ग्रुप जुड़ा रहता है, लेकिन अपन जो मोस्टली बुक में डायग्राम मिला है वो इस प्रकार का मिला है, एसिडिक ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है, आप अलग अलग स्ट्रक्चर देखोगे अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के आपको पहले एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन बनाना है और उसके ऊपर एसिडिक ग्रुप ऐड कर देना है। मतलब यहाँ पर ये COOH अगर डायरेक्टली भी ऐड किया हुआ होता है, कुछ स्ट्रक्चर में मैंने ऐसे भी देखा, तो इसको भी क्या नाम देते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और ये स्ट्रक्चर भी मोस्टली मेरे को देखने को मिली, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर आपके लिए उठाई है। अब देखिए इसके अंदर जो बॉन्ड की बात कर रहे थे वो बॉन्ड कौन सा था, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा था, बीटा 1,4, यानी कि ये ऊपर जाएगा, ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर है, 3 4 5 6, तो ये क्या जाएगा ऊपर, क्योंकि कौन सा हो गया, बीटा हो गया। ये बातें हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या बन गया, बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। अब देखिए इसके अंदर बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये ऊपर से आएगा बीटा 1,4, और ये लो ये H2 निकल गया, H2 यहां से निकल गया, तो ये क्या बन गया है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब फिर से यहां पर कौन आ जाएगा, फिर से आ जाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। यहां पर कौन आया है, ये था एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन नाग, और ये हो गया एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये 2 शुगर हो गई। अब यहां पर देखो फिर से कौन जुड़ जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, फिर उसके बाद में एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली क्या बनती जाएगी, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन। लेकिन देखिए जिंदगी इतनी आसान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नाम हैं, एक तो पेप्टाइड एक ग्लाइकन, यानी कि यहाँ प्रोटीन और शुगर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमने पढ़ा कि शुगर का इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली कॉम्बिनेशन है और शुगर का एक कंटिन्यूअसली कॉम्बिनेशन है, तो शुगर की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसमें पेप्टाइड कहाँ है, पेप्टाइड का क्या रोल है, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा। यानी अभी ये पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनी है, ध्यान रखना, अभी ये सिर्फ एक शुगर की चेन बनी है। यहाँ से इसके अंदर फिर से एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन आएगा, फिर से इसके अंदर कौन आएगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड आएगा। इस प्रकार से फिर से रिपीटेशन, यानी अल्टरनेटिव शुगर का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर अपन आगे देखें कि इससे अपन पेप्टिडोग्लाइकन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ग्लाइकन तो बना दिया लेकिन पेप्टिडो अभी तक नहीं बनाया, तो पेप्टिडो भी बनाते हैं। और देखिए पेप्टिडो इसके अंदर कैसे बनता है। तो देखिए हमने अभी स्ट्रक्चर क्या देखी है कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन से एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। अब देखो इसको अपन सिंपल से तरीके से पढ़ते हैं। इसको देखिए
मान लो ये एक शुगर है जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, मानना पड़ेगा अपने को। ये एक दूसरी शुगर है जिसका नाम है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये एक शुगर है जो है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, क्योंकि मैंने आपके इसको β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के दिखा चुका हूं। और ये फिर से एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, थोड़ी सी बड़ी ही बना लेते हैं। ये फिर से एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। इस प्रकार से इनमें कंटिन्यूसली जुड़ा रहता है। ये ग्लाइकन की चेन जो है वो इस प्रकार से लंबी चली जाती है, एक के ऊपर एक अरेंजमेंट इसका चलता रहता है। तो मैं आपको 3 चेन बना देता हूँ। इसमें कोई ये है नहीं बहुत बड़ा सिस्टम, मैं आपको ये बना के दिखा चुका हूँ कि एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन से एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड किस प्रकार से जुड़ रहा है। यानी कि ये जो बीच में जो बॉन्ड है वो β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बीच में जो बॉन्ड कौन सा है? β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए इसके अंदर दूसरी चीज और आएगी, और वो दूसरी चीज ये आएगी कि यहाँ इन दोनों चेन को आपस में जोड़ा जाएगा एमिनो एसिड के द्वारा। तो यहाँ देखो, यहाँ ये है, इसमें एक एमिनो एसिड आएगा, इसमें यहाँ एक एमिनो एसिड आएगा, और इसमें यहाँ एक एमिनो एसिड आएगा। 4 या 5 एमिनो एसिड तक आ सकते हैं। ये एमिनो एसिड आपस में जुड़ गए दोनों शुगर की चेन के बीच में, और इसके अंदर जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड का नाम है, यहाँ जगह नहीं है मैं आपको यहाँ बना के दे देता हूँ, इस बॉन्ड का नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज या ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड कौन सा है? ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि ये एमिनो एसिड की चेन है वो क्या कर रही है? शुगर को आपस में जोड़ रही है इस प्रकार से। तो ये ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा शुगर से एमिनो एसिड जुड़ रहे हैं। ट्रांसपेप्टाइड, क्योंकि मैंने आपको इसको ट्रांसफॉर्म में दिखाया है, ये डायरेक्टली इससे ये नहीं जुड़ता, इससे ये डायरेक्टली इस प्रकार से जुड़ता है, क्योंकि जो ट्रांस सीक्वेंस बनेगी तो उसमें किंक आने की संभावना कम रहेगी, और किंक आने की संभावना कम रहेगी तो हमने पढ़ा था कि वो स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है वो ट्रांसफॉर्म में बन रहा है इस प्रकार से। ये बन गया। अब देखो ये ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ पर हमने फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियो में देखा था कि यहाँ पर जो एमिनो एसिड हैं वो मोस्टली बायोलॉजिकल सिस्टम में एल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इस शुगर से ये एमिनो एसिड जुड़ रहा है, ये डी फॉर्म में है, और ये एमिनो एसिड नीचे वाला जुड़ रहा है, ये डी फॉर्म में है, और ये 2 एमिनो एसिड के बीच में एमिनो एसिड जुड़ रहा है, ये एल फॉर्म में है। क्योंकि हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री में देखा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो शुगर होती हैं वो डी फॉर्म में पाई जाती हैं, और एमिनो एसिड होते हैं वो एल फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है एमिनो एसिड का, क्योंकि यहाँ पर शुगर के साथ में एमिनो एसिड जुड़ रहा है। ये एमिनो एसिड डी फॉर्म में क्यों है? क्योंकि एमिनो एसिड किसके साथ जुड़ रहा है? शुगर के साथ में जुड़ रहा है, इसीलिए डी फॉर्म में है। ये भी शुगर के साथ जुड़ रहा है तो ये भी डी फॉर्म में है, लेकिन ये जो बीच वाला एमिनो एसिड है 2 एमिनो एसिड को आपस में जोड़ रहा है तो ये एल फॉर्म में होता है। तो ये इतनी इसकी इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखिए ये होती है पेप्टिडोग्लाइकन, यानी अकेली एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन और एक एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनती, अकेले इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती। बैक्टीरिया की सेल वॉल के लिए शुगर भी जरूरी है और पेप्टाइड भी जरूरी है, मतलब एमिनो एसिड भी जरूरी है, इसीलिए इसका नाम पेप्टिडोग्लाइकन है, यानी पेप्टाइड ग्लाइकन, यानी पेप्टाइड और शुगर। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर है, इससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनती है। अब देखिए बैक्टीरिया भी आपने 2 प्रकार के पढ़े हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो सिंपल सी पेप्टिडोग्लाइकन की स्ट्रक्चर है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आप बात करते हो तो उसके अंदर पढ़ोगे कि लिपोपॉलीसैकेराइड की भी चेन होती है इसके ऊपर, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती है, जिसकी वजह से उसके द्वारा सीक्रेटेड सब्सटेंस जो होता है वो टॉक्सिन होता है। यानी बैक्टीरिया जो टॉक्सिन सब्सटेंस करेगा उसको अपन बोलते हैं एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन। वो एक्चुअल में सेल वॉल के ही प्रोडक्ट होते हैं, तो उसको भी अपन किसी अलग वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनोलॉजी के कोई टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अपन बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस सेल वॉल की खास बात क्या है कि हमारे अंदर मान लो कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हो गई तो ये सेल वॉल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। तो देखो 2 प्रकार की हम ड्रग्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। एक ऐसी होती है जैसे मान लो इसके अंदर हो गया लाइसोजाइम,
ये लाइसोजाइम हमारी लार में नॉर्मली भी प्रेजेंट होता है या फिर लाइसोजाइम युक्त कोई ड्रग भी आप ले सकते हो। और दूसरा होता है यहाँ पर, इसको टारगेट करना है अपने को, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज। एंजाइम का नाम क्या है? ट्रांसपेप्टाइडेज। ट्रांसपेप्टाइडेज यानी ट्रांसपेप्टाइड को इनहिबिट करने वाला या तोड़ने वाला। तो देखो, जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो नॉर्मली ड्रग्स में प्रेजेंट होता है, और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करेगा, इसके बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उन बॉन्ड को तोड़ देगा। और यहाँ पर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अगर टूट जाएंगे, इसका मतलब बैक्टीरिया की सेल वॉल नष्ट हो जाएगी, बैक्टीरिया पूरा नष्ट हो जाएगा, आपकी बीमारी तुरंत प्रभाव से ठीक हो जाएगी। यानी आपने कोई भी ऐसी दवाई ली जिसमें लाइसोजाइम युक्त कंटेंट था, तो आपने क्या किया है, बैक्टीरिया को किल किया है, बैक्टीरिया को मारा है। तो ऐसी दवाई या ऐसी मेडिसिन को, ड्रग्स को क्या नाम देते हैं? बैक्टीरियोसाइडल हाइलुरोनिक एसिड। यह हाइलुरोनिक एसिड है वो आपको कनेक्टिव टिश्यूज में भी मिल सकता है, एपिथेलियम में भी मिल सकता है, आपको जैसे स्पर्म वगैरह के अंदर भी मिल सकता है। ये हाइलुरोनिक एसिड है। इसके अंदर एक होती है जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन और ग्लूकोयूरोनिक एसिड। और इसके अंदर बड़ा ही स्पेशल बॉन्ड होता है अल्फा 1,3, जो कहीं नहीं मिलता आपको। अल्फा 1,3 किस में होता है? हाइलुरोनिक एसिड में। एक होता है डर्मेटन, डर्मेटन ये एन एसिटाइल ग्लूकोज गैलेक्टोजामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन और ग्लूकोयूरोनिक एसिड। फिर होता है कॉन्ड्रियोटिन। डर्मेटन आपको कहाँ मिलेगा? आपका जो बोन है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, उसे बोन के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको खूब मिलेगी, जिससे बोन सॉलिड बनती है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो सॉलिड बनता है डर्मेटन से। एक होता है कॉन्ड्रियोटिन, ये भी आपकी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। कॉन्ड्रियोटिन ये होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन प्लस आइडयूरोनिक एसिड। आइडयूरोनिक एसिड, आइडयूरोनिक एसिड देखिए कुछ खास बात नहीं है, आपने इसका नाम सुना नहीं होगा, मैं आपकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। ये तो है ग्लूकोज, ये मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर आप CH2OH पढ़ रहे थे, यहाँ पर अगर आपने COOH कर दिया तो याद करो ग्लूकोयूरोनिक एसिड था, और अगर आप इस COOH को अंदर की तरफ लेके आ गए तो ये हो जाएगा आइडयूरोनिक एसिड। बस सीधी सी बात ये कौन बन गया? आइडयूरोनिक एसिड। तो इस प्रकार से हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। हेटेरोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा, और यहाँ पर हमारा कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हुआ। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर सब चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी हैं, सारे के फंक्शन पढ़े हैं, और भी जो भी हमारे पास में जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होंगी, आपको समझ में आई होंगी। आपका कोई भी अगर डाउट रहता है, कुछ भी आपको अगर समझ में ना आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हमारा रिप्लाई आएगा जब भी हमें मौका मिलेगा, हमें टाइम मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी अपन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, PI का कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब जगह मिक्स सा रहता है, सब बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब चार्ज उल्टा हो गया। एसिड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है लेकिन नेगेटिव चार्ज कब से आना शुरू हो गया, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए लेकिन पॉजिटिव चार्ज कब से आना शुरू हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में अपन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहें, सीखते रहें।